आप देख रहे हैं गुजरात का ओपिनियन पोल, इंडिया टीवी और मेट्राइज का ये सर्वे। हमने अभी तक बात की है कच्छ और सौराष्ट्र की, अब बात करते हैं उत्तर गुजरात की। जल्दी से आपके सामने आंकड़े वोट शेयर के। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तर गुजरात में 49% वोट हासिल कर सकती है, कांग्रेस पार्टी 43%, आम आदमी पार्टी 3% और अन्य 5% वोट हासिल कर सकते हैं। तो ये दूसरा रीजन है सौराष्ट्र कच्छ के बाद, जहां आप देख रहे हैं बीजेपी का मार्जिन जो है कांग्रेस पार्टी से काफी आगे दिखाई देता है। लेकिन आम आदमी पार्टी की टीम अगर हम कहें तो यहां पर निकलती हुई उतनी नहीं दिखाई दे रही है। 3% वोट जो है वो दिखता है केवल। और पिछले रीजन में हमने बात की थी तो 9% वोट आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। यहां बीजेपी कांग्रेस के बीच में 6% का गैप वोट में आपको दिखाई दे रहा है। उत्तर गुजरात की हम बात कर रहे हैं तो लगातार वो दूसरा रीजन है, दूसरा क्षेत्र है जहां पर बीजेपी बढ़त के साथ दिखाई दे रही है आगे। अब अगर सीटों की बात कर लें, उत्तर गुजरात में कितनी सीटें हासिल हो सकती हैं बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी को, तो वो भी आपके सामने अब आएगा। यहां पर आपको बताते हैं कुल 32 सीटें हैं इस उत्तर गुजरात के अंदर, जिसमें से 17 सीटें बीजेपी को हासिल हो सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 15 सीटें मिल सकती हैं उत्तर गुजरात में। तो ये आपके सामने उत्तर गुजरात का सर्वे। बीजेपी को 17 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 15, आम आदमी पार्टी को एक भी सीट यहां से मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो यहां पर मुकाबला सीधा सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता दिखाई दे रहा है, जिसमें बीजेपी सीटों में दो सीटों की बढ़त के साथ कांग्रेस पार्टी से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये आपके सामने उत्तर गुजरात का सर्वे जो है वो हमने रखा है। अब जरा एक बार फिर मेहमानों का रुख कर लेते हैं। 2 रीजन हम आपको दिखा चुके हैं, यानी 54 सीटों वाला सौराष्ट्र कच्छ और उत्तर गुजरात 32 सीटों के साथ। और इसी के साथ आप देखें तो 86 सीटों का सर्वे आपके सामने आ चुका है। 182 में से लगभग 100 सीटों के करीब अभी आना बाकी हैं, बाकी के 2 और क्षेत्रों में से। रोहन गुप्ता जी हमारे सर्वे से शायद सहमत न हो, लेकिन रोहन जी बार बार मैं वही कहूंगा कि एक इफेक्ट साफ दिख रहा है, वो है आम आदमी पार्टी का। बात 3% वोट की नहीं है, बात है कि पूरे गुजरात में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने अपनी पोजीशनिंग ऐसी कर ली है कि वो एंटी बीजेपी वोट ही ले रही है। ऐसा नहीं है कि लोग बीजेपी के विकल्प के तौर पर उसको देख रहे हैं। सौरभ जी, 2-3 चीज मैं कहना चाहूंगा। देखिए, आपने सर्वे किया है, मैं उसका एक सम्मान करता हूं। आपने पहले ही कहा कि सैंपल साइज जो है वो 51,000 की है। इसका मतलब अगर 182 सीट हम गुजरात की गिनते हैं तो हर सीट पे 250 से 300 लोगों को आपने सर्वे किया। तो मैं और एक चीज आपको कहना चाहूंगा, ये कहा जाता है, एक माहौल मीडिया में बनाया जाता है कि कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, बिल्कुल सुपड़ा साफ है। आपके सामने आंकड़े दिख रहे हैं, जो आपका सर्वे सिर्फ 50,000 का सैंपल साइज के बाद भी कांग्रेस और बीजेपी का जो रोहन जी एक करेक्शन कर दूं, 51,000 ने, मैं ये चीज 51,000 ने 91,000, 91,000। लेट मी कंप्लीट। 91,000 ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर 91,000 भी हम गिनते हैं तो 500 लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यहां पे जो 2.5 से 3 लाख वोट होते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसमें आपने 500 लोगों को सर्वे किया। देखिए, मैं सर्वे को झूठला नहीं रहा हूं, मैं आपकी जो मेथोडोलॉजी उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोल रहा हूं कोई भी सैंपल साइज जब होता है, क्योंकि मैं भी एक स्टैटिस्टिक का स्टूडेंट रहा हूं, कि अगर 2.5 से 3 लाख वोटर हो तो मिनिमम जब तक 1% सैंपल साइज नहीं होता है तब तक उसकी जो गुणवत्ता है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। फिर भी जो भी आपने किया है, क्योंकि हम डिबेट कर रहे हैं तो उसको हम लोग बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं, उसमें भी जो फाइट दिख रही है, जो आपने आम आदमी पार्टी, आज उन्होंने यहां पे सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया, आपको दिख रहा है जो फाइट जो है वो कितनी क्लोज है। और जिस प्रकार के मुद्दे मैं देख रहा हूं, आपने जैसे साउथ गुजरात की बात किया, उत्तर गुजरात की बात कर रहा हूं, मैं आपको सही बता रहा हूं, जो अंडर करंट है, जो वोटर डिसिसिव अभी अपना एक्शन लेगा, वो बहुत ज्यादा परेशान है सौरभ जी। मैं ये पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं। मुझे याद है 5 साल के पहले 2017 में भी जब इसी प्रकार का सर्वे था, शायद आपकी चैनल थी, ये उसमें कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी को 36 से 40 सीट थी। तब भी मैंने ये बात कही थी, क्योंकि मैं जो भी बात कर रहा हूं आंकलन और जमीनी स्तर की सिचुएशन से बोल रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने ग्रास रूट पे बहुत स्ट्रांग काम किया है, बहुत दिल से काम किया है। और बीजेपी जो अपने ओवर कॉन्फिडेंस में, जो सौराष्ट्र की बात हो या साउथ गुजरात में तापी रिवर लिंक प्रोजेक्ट की बात हो, हमारे एमएलए अनंत पटेल के ऊपर हमले की बात हो, ऐसे काफी मुद्दे जो माइक्रो मुद्दे हैं उसमें बीजेपी बुरी तरह से गिर गई है। आखिरी चीज आपने कहा आम आदमी पार्टी,
मैं फिर से मेरी चीज दोहरा रहा हूं सौरभ जी, गुजरात इज अर्बन स्टेट। भले आम आदमी का उद्देश्य हो कि कुछ भी करके कांग्रेस पार्टी की पोजीशन में आने का ट्राई करे, पर इस बार ये बैकफायर होगा। और ये आप देख लीजिएगा 8 तारीख को कि पूरी की पूरी तरह जो भी नुकसान होगा आम आदमी का, वो उनकी ए टीम बीजेपी को होने वाला। रोहन जी देखिए, अभी तो ये सर्वे है, यही सर्वे हम इसी पर बात कर सकते हैं अभी। ये आपने ठीक कहा कि ये लोग उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि आप इस बार शायद पिछली बार की तुलना में बेहतरी करेंगे। वो इसलिए क्योंकि आप पिछली बार बीजेपी को घेरने में कामयाब हो गए थे, 100 के नीचे आपने बीजेपी को रोक लिया था। लेकिन एक ट्राई पार्टी कॉन्टेस्ट के अंदर क्या परिस्थिति निकल के आती है, हम उस सूरत की बात करें। हर्षवर्धन जी को जोड़ना चाह रहे हैं इसमें। देखिए, रोहन जी की जो बात है और इस सर्वे की जो बात है, इसमें कोई फासला नहीं है। मुझे लगता है कि रोहन जी जो कह रहे हैं वही गुजरात चुनाव के निहितार्थ हैं। दरअसल सच्चाई ये है, और मैं निजी तौर पर मानता हूं गुजरात को बहुत अच्छे से देखने समझने की वजह से, गुजरात जैसा कांग्रेस का कैडर देश के किसी राज्य में नहीं। लेकिन एक बड़ी मुश्किल है जो रोहन जी जैसे कार्यकर्ताओं को चुभ रही होगी, जो जमीन पर वहां काम करते हैं। सेंट्रल लीडरशिप ने गुजरात को अनाथ छोड़ दिया। स्टेट लीडरशिप में किसी को तय करके नहीं खड़ा किया। किसको खड़ा किया? वो हार्दिक पटेल जो 17 में चुनाव लड़ने की उम्र में नहीं थे, और 22 में आते आते जब वो कार्यकारी अध्यक्ष थे तो उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि देश तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के अगुवाई में आगे बढ़ सकता है। वो चले गए उधर। वो अल्पेश ठाकुर जिनसे वो सोच रहे थे कि अच्छा ठीक है हमारे साथ रहेंगे, वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कोई ऐसा एक क्षेत्र नहीं है जहां कांग्रेस पार्टी ये कहे कि नहीं ये एक क्षेत्र तो हम छीन लेंगे। जैसे सौराष्ट्र की बात करें, मैं नहीं मानता हूं, मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूं कि आम आदमी पार्टी को वहां कोई सीटें मिलने जा रही हैं। हमारे यहां अवधि में एक कहावत है कि मुंह मोटाई तो लोढ़ा होई। कितना ज्यादा हो जाएगा? जिस पार्टी को आधा प्रतिशत भी मत नहीं मिला था, कितना पाके वो सीटें हासिल कर लेगा? मुझे लगता है कि माहौल आम आदमी पार्टी का है, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आंख मूंद कर नहीं बैठी है। प्रधानमंत्री शायद ही कोई महीना बीतता हो जब गुजरात के लिए कुछ न कुछ न करते हो। वहां की पूरी यूनिट को वो एक्टिवेट करके रखते हैं, और मोदी ब्रांड के आगे तो वैसे भी रोहन जी भी मानेंगे कि सब कुछ फीका पड़ जाता है। लेकिन पिछले चुनाव में ये सब कुछ जो है 2017 में भी था ना, तब भी तो 99 पर रोक लिया कांग्रेस ने। हाँ, यही सवाल है। ये मुझे लगता है कि असली बात ये 99 पर रोका था तो हुआ क्या था? आप याद कीजिए, जब हम उस वक्त गुजरात चुनाव पर बहस कर रहे थे तो राहुल गांधी की तस्वीरें आ रही थी। जब हम उस वक्त बहस कर रहे थे तो पाटीदार अनामत आंदोलन समिति की बड़ी बड़ी भीड़ वाली तस्वीरें आ रही थी। जब हम उस वक्त बात कर रहे थे तो कहीं कोई पाटीदारों के गांव से निकल रहे थे और अपने कुलदेवी के मंदिर में जाते हुए शपथ ले रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। सब कुछ खत्म हो चुका है, सारी चीजें सामान्य हो गई, और सामान्य स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को रोकना बहुत मुश्किल है। तो ये तो इस हिसाब से तो बीजेपी को मतलब पिछली बार के मुकाबले बहुत अच्छा करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि सारी रुकावटें हट चुकी हैं। तो प्रेम शुक्ला जी, लगातार दूसरा जो है क्षेत्र की हमने बात की, इसमें आप आगे दिखाई दे रहे हैं गुजरात में। लेकिन ये सारा श्रेय ब्रांड मोदी का है, क्योंकि आपकी जो सरकार वहां पर चल रही है, रूपानी जी की सरकार, रातों रात बदल दी गई, और ऐसी बदल दी गई घर के सारे बल्ब बदल दिए आपने। लेकिन कितना कॉन्फिडेंस भूपेंद्र पटेल की सरकार दे रही है और कितना श्रेय इसमें मोदी जी का है? देखिए, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की अपराजेयता की जो परम शक्ति है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर कोई इसको कहने में संकोच करता है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक अपने बयान में बेईमानी करेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो जिस तरह से गुजरात का कायाकल्प किया और जिस तरह से गुजरात मॉडल को पूरे देश में संस्थापित किया, और गुजरात से निकलकर जैसे गुजरात के नाम को आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में इजराइल के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर आप आकर इजराइल चुनाव लड़े तो आप चुनाव जीत जाएंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री का बयान है। मॉर्निंग पोस्ट जैसी एक जो सर्वे एजेंसी है वो विश्व का उनको सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में बारंबार उनकी लोकप्रियता को शीर्ष पर रखती है। विश्व के नेता उनको जो है उनका सम्मान करते। और गुजरात का कायाकल्प की भी स्थिति कि जिस गुजरात में एक 15 मिनट पानी आता था आदरणीय मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले, पूरा सप्ताह 15 मिनट, ऐसे बहुत सारे शहर थे, वहां अगर नल से जल 100% होता है तो ये आप कल्पना कर सकते हैं। सिर्फ 86 करोड़ रुपए का जल संसाधन मंत्रालय में गुजरात का कांग्रेस के कार्यकाल में कुल बजट था। आज वहां एक नगर पंचायत का बजट होगा 86 करोड़ रुपए।
तो ये जो कायाकल्प हुआ है, उस कायाकल्प को उसी तरह से औद्योगिकता को लेकर जी उसी तरह से अन्य फ्रंट्स पर काम हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, और उसी कायाकल्प के अंदर और उसी गुजरात मॉडल के अंदर मोरबी भी कहीं ना कहीं आता है ना। मोरबी भी उसके अंदर है या नहीं है? मोरबी में 135 जाने जो गई वो भी उस गुजरात मॉडल का हिस्सा है या नहीं है? एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और आपराधिक लापरवाही का मामला है। आपराधिक लापरवाही का मामला है, इसलिए दंड की पूरी तीव्रता से प्रक्रिया, राहत और बचाव पूरी तीव्र गति से, और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कॉग्निजेंस लेकर, वहां स्वयं प्रधानमंत्री जी मॉनिटर करते रहे सारी स्थितियों को, मुख्यमंत्री जी रात भर बैठे रहे, राहत बचाव कार्य उत्तम हुआ। और आपराधिक अन्वेषण, एक किसी भी अपराधी को हम छोड़ेंगे नहीं। है कोई कांग्रेस थोड़े है कि एंडरसन को ले जाके जो है विशेष विमान से छोड़ा, ये मोदी जी है। किसी भी अपराधी, किसी भी भ्रष्टाचारी, किसी भी आपराधिक लापरवाही करने वाले पर किसी प्रकार का उसको कहीं से भी ढिलाई नहीं बरती जा सकती, कड़ाई पूर्वक दंड। ये मोदी जी का कार्यकाल है, कहीं किसी को जो है चले ठीक है, मैं तो केवल सर्वे के आंकड़ों के हिसाब से कहूंगा कि ये सब प्रक्रिया ऐसे ही चलती है कि उस सौराष्ट्र में भी जहां मोरबी है, बीजेपी बेहतर करती दिखाई दे रही है, और ये सर्वे मोरबी के कांड के बाद ही हुआ है, तब भी ये आंकड़े हमको दिखाई दे रहे हैं। रोहन जी, देखिए सौरभ जी, जिस प्रकार से भाजपा प्रवक्ता बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके सामने है 5वां दिन है, एक भी बड़ी गिरफ्तारी नहीं की गई। ये सिर्फ भाजपा ही बोल सकते हैं। आज वर्ल्ड कप चल रहा है T20 का, और फेंकने का काम गेंदबाजों का है। यहाँ पे क्या कुछ भी बोल रहे हैं, आपने कुछ भी एक्शन नहीं लिया है, और आप टीवी डिबेट पे आके बोलते हैं कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अरे एक्शन तो लीजिए, फिर बोलिए ना। और यही बात सौरभ जी, देखिए मैं मेरी बात को वापस दोहरा रहा हूं। एक आभासी चित्र करा गया बाहर, अगर आप गुजरात से बाहर जाते हैं तो भाजपा क्लीन स्वीप, नहीं है ऐसा। ग्रास रूट पे आप देखेंगे एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग है, जनता में रोष बहुत स्ट्रांग है, महंगाई बेरोजगारी की जो मार है बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे जो पेपर लीक हुए हैं, ड्रग्स कौभांड हुए हैं, उससे बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी हुई है। किसान यहाँ पे खुश नहीं है, महिला सुरक्षा के इशू है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। तो ये ग्रासरूट के मुद्दे ये लोग वहां पे आभासी चित्र से नहीं जुटला सकते हैं। और देखिए मोदी जी गुजरात से हैं, प्रधानमंत्री है, तो गुजरात की तो विशेष अपेक्षा रहेगी। मैं आपके माध्यम से जो भी ये चैनल देख रहा है, सारे गुजराती बता दे क्या मिला एक्स्ट्रा गुजरात को? कुछ नहीं मिला। सिर्फ बड़े बड़े उत्सव मिले, खर्चा हुआ, गुजराती को कुछ नहीं मिला। और जो पूरे गुजरात की हम बात करें, यहाँ के जो छोटे और मजले एसएमई जो कहा जाता है सौरभ जी, जो जान है पूरे गुजरात की, आज उसका क्या हाल है? दिवाली अभी गई है, हर आदमी परेशान था, जितने भी लोग मिले। और यहाँ पे रोहन जी, लेकिन ये बात पहुंचाने का काम किसका है? आप मुझे एक बात बता दें, राहुल गांधी गुजरात नहीं जा रहे, हकीकत प्रियंका जी गुजरात में नजर नहीं आई है। मुझे बताइए कि आपकी सेंट्रल लीडरशिप, जिसका भी जिक्र हर्षवर्धन जी ने किया, कहां है? गुजरात में कहां दिखाई दे रही है आपकी लीडरशिप? राहुल जी आ रहे हैं, राहुल जी भी गुजरात आ रहे हैं, और प्रियंका जी भी गुजरात आ रहे हैं। ठीक है, आपका जो सर्वे आज की सिचुएशन है, आप देखेंगे, आप जो बोल रहे हैं, अगर उसको मानते हैं कि आपने अगर 500 वोटरों को भी सर्वे किया है, राहुल जी जब भी ये ब्रेक है भारत जोड़ो यात्रा में, गुजरात आ रहे हैं, बहुत जल्द उनका कार्यक्रम होगा, और प्रियंका जी भी आ रही है, तो छोड़ने का सवाल ही नहीं है। और ये हमारे कार्यकर्ता की मेहनत है। मैं आपको बता दूं सौरभ जी, दिल से धन्यवाद कहूंगा हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को कि इतने मीडिया के जो प्रतिकूल वातावरण के बावजूद, इतने हैमरिंग के बावजूद, ए टीम और बी टीम पूरी तरह से मीडिया में लगे हैं, पर ग्रास रूट पे अगर जाएंगे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको, मैं उम्मीद कर रहा हूं इस बात की कि आपका एक कटाक्ष हमारी ओर नहीं था इस सर्वे की। आखिरी चीज सौरभ जी, एक बात सौरभ जी, सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, हमने जो 11 वचन दिए हैं जनता को, बीजेपी के पास क्या कॉन्क्रीट प्लान है? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गुजरात की जनता के लिए क्या है? हमने कहा है हम 500 रुपए में गैस का जो है बोतल देंगे, हमने कहा है हम 3000 से ज्यादा इंग्लिश मीडियम के स्कूल करेंगे, हमने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को हम लोग परमानेंट करेंगे। हम कॉन्क्रीट चीजें लेके आए हैं, और सौरभ जी ये ऐसी चीजें हैं जो हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करके दिखाया है। कब तक आप अपनी बात करोगे? कब तक अहंकार की बात करोगे? रोहन जी देखिए, आप उस राज्य की बात कर रहे हैं जहां से आप खुद आते हैं, और वो राज्य जहां पर ये 27 साल से हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हर बार आप वोटर से झूठ बोलते होंगे या आप गलत वादे करते होंगे। आप जो वादे करते होंगे अच्छी नीयत से करते होंगे, लेकिन वोटर ने 27 साल इनको वोट दिया है ज्यादा, इसलिए वहां पर सत्ता में रहे। सौरभ जी नहीं, बिल्कुल उसका रीजन है। 5 साल पहले, उससे 5 साल पहले, और उससे 5 साल पहले, रीजन बता दूं, ऐसे कॉन्फिडेंस आपने दिखाया होगा। सौरभ जी उसका रीजन बता दूं, बताइए। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। हर बार 5 साल, आप जब भी 27 साल के चुनाव निकाल के देख लीजिए, लास्ट में हिंदू कहां चला जाता है चुनाव? हिंदू मुसलमान पे। इस बार ये नहीं होगा,
क्योंकि जनता, गुजरात की जनता समझ गई है कि इन्होंने हमारी भावनाओं से 27 साल तक खेलकर हमारे साथ छल किया है। इस बार ये छल नहीं होने देंगे। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपकी बात का जवाब ले लेता हूं प्रेम शुक्ला जी से। एक मिनट, उसके बाद बाकी मेहमानों को इन्वॉल्व करते हैं। मुझे आपका पुराना भी एक स्टेटमेंट याद है, आपने अभी कहा, आपने हिंदू मुसलमान वाली बात कही कि इस बार चुनाव उस पर नहीं जाएगा, हर बार उस पर बीजेपी को वोट पड़ जाते थे। एक बार मेरे साथ ही डिबेट में आपने कहा था इनके पास दो ही मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान करना या फर्जी राष्ट्रवाद। तो ये दो मुद्दे आपकी जबानी मुझे याद है आपने कहा था गुजरात में बीजेपी के लिए चलते हैं। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, इसी तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर, गुजरात पर, आदरणीय नरेंद्र मोदी पर 2002 से लगातार लगाए जाते रहे हैं। 2002 के चुनाव के 2002 के बाद भारतीय जनता पार्टी शासित मोदी जी के नेतृत्व वाले गुजरात को अस्पृश्य घोषित करने के लिए कोई वहां निवेश नहीं करे, इस तरह की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के नेतृत्व में की गई। इन्वेस्टमेंट समिट आदरणीय मोदी जी ने किया और बड़े बड़े उद्योगपति वहां उतरे। सिंगल विंडो सिस्टम करके पूरे गुजरात का औद्योगिक कायाकल्प किया गया। बिजली के क्षेत्र में, जल संसाधन के क्षेत्र में, उनका ह्यूमन इंडेक्स बढ़ाने के क्षेत्र में हर तरह से किया गया। उसका परिणाम कालांतर में यह हुआ, गुजरात मॉडल पूरे देश को दिखाया गया। तब भी गुजरात मॉडल कहां मान रहे थे? 2014 में जब हम गुजरात मॉडल कहते थे, उसके पहले ये क्या करते थे? इनके सांसद पत्र लिखते थे कि मोदी जी को अमेरिका मत आने दो, नहीं तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा गुजरात में। मोदी जी को दुनिया में कहीं मत जाने दो। ये कांग्रेस के लोग करते थे। गुजरात के बारे में जितनी बुराई है कि वहां तो भाई कितना जो अराजकता है इस तरह व्याप्त है, ये प्रचारित करने का हर संभव प्रयास किया। परिणाम क्या हुआ? गुजरात भी विकसित हुआ और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक साख भी विकसित हुई, पूरे देश ने स्वीकारा। अभी जैसे आप पूछ रहे थे ना, गुजरात में आप जो है क्या मोदी ब्रांड है? पूरे देश में हमारे पास मोदी जी का ब्रांड है। उत्तर प्रदेश में लोग चुनाव जीतते हैं तो मोदी जी का उसमें योगदान होता है। त्रिपुरा में लोग चुनाव जीतते हैं, अरुणाचल प्रदेश में चुनाव जीतते हैं, उसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का योगदान है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस डेवलप किया है, वो विकास का मॉडल है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये मॉडल है। वो जातियों का मॉडल नहीं है, तोड़ने का मॉडल नहीं है। अच्छा चलिए ठीक, वो जोड़ने का मॉडल। अच्छा ठीक है प्रेम शुक्ला जी, अब जो रोहन जी ने जो इल्जाम लगाया है, जो सर्वे करके आए हैं ग्राउंड पर, जरा उनकी राय ले लें। मनोज जी, उनका कहना है कि गुजरात में हर बार चुनाव जो है हिंदू मुस्लिम पक्ष की ओर चला जाता है, उस रेटोरिक पर चला जाता है। क्या है इस बार ऐसा? इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। एक तो रोहन जी ने जो ये बात कही कि गुजरात में हर बार जो चुनाव है वो कम्युनल मोड में चला जाता है। मेरा उनसे बड़ा सिंपल सा सवाल ये है कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, एग्जैक्टली वो किस टूट फूट को लेके है, और अगर वो भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं कम्युनल हार्मोनी को लेकर है, ठीक, अगर कहीं वो इस बात को लेके है, तो गुजरात उस यात्रा से मिसिंग क्यों है? क्या वास्तव में गुजरात में इसकी जरूरत नहीं है? वहां पे पूरी तरीके से कम्युनल हार्मोनी है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि क्या ये रणनीतिक रूप से आपसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हुई है? तीसरी एक चीज और मैं कह दूं कि रोहन जी, अगर आप टेली ऊपर देख रहे होंगे तो 86 सीटों में से 49 बीजेपी के खाते में हमारे सर्वे में अभी तक जा रही हैं और लगभग 32 सीटें आपके पास आए। तो इतना बड़ा गैप नहीं है कि अभी 35 सीटें लगभग आपके पास आ रही हैं। और ये दोनों ही रीजन ऐसे हैं जहां पे लास्ट टाइम में आपने बीजेपी को वोट शेयर और सीटें दोनों के मामले में पीछे छोड़ा था। ठीक ठीक ठीक। और हर्ष जी इसमें जोड़ चुके हैं पहले कि उनके मुताबिक देश में सबसे अच्छा और सबसे मजबूत काडर अगर कहीं पर है कांग्रेस पार्टी का तो वो गुजरात में। रोहन जी उत्तर दे। देखिए, बिल्कुल मैं इनका जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा, देखिए भारत जोड़ो यात्रा पहले से ही राहुल जी ने कहा था, भले कोई कुछ भी माने, उनका उद्देश्य था कि देश की जो हार्मनी है, जो फैब्रिक को बीजेपी ने तोड़ा है, उसको हम लोग जोड़े। हमने ये पहले था कि गुजरात को कैसे रूट में लाया जाए। जो जब रूट का प्लानिंग था, जब तक ये यात्रा गुजरात पहुंचती तब तक चुनाव खत्म हो जाते थे। तो कोई वैसे भी कोई अभी पॉलिटिकल नहीं, और ये यात्रा चालू हो रही है, चुनाव के बाद में गुजरात से चालू हो रही है और आसाम तक जाएगी। तो मुद्दा यहां पे क्या है? अगर राहुल गांधी जी पूरे देश में कहीं पे भी चलते हैं, मुद्दा यहां पे जो एकता की बात है, वो मैसेज तो पूरे देश में जा रहा है। और यही मैसेज को मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं, जो आपने सौरभ जी ने अच्छा सवाल पूछा कि 27 साल तक क्यों। अब यह मुद्दा नहीं चलेगा क्योंकि जनता समझ चुकी है। यह पहली बार है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो असर है वो गुजरात में दिख रहा है। राहुल जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा चालू की, उसके पहले गुजरात में रैली की थी अहमदाबाद में, जहां पे लाखों की संख्या में लोग थे। अब ये जो मैजिक नैरेटिव की बात है बीजेपी का, अब ये नैरेटिव यहां पे सक्सेसफुल नहीं होगा।
इस बार उनको गवर्नेंस पे चुनाव लड़ना पड़ेगा, 27 साल के रिपोर्ट कार्ड पे चुनाव लड़ना पड़ेगा। अभी मेरे साथी बोल रहे थे मानव सूचकांक की, ये परसों का आंकड़ा है, पूरे देश में कुपोषण के मामले में गुजरात तीसरे स्थान पे है। तो जरा आप स्टडी करके तो आइए प्रेम शुक्ला जी, गुजरात के बारे में कुछ भी हवा पानी मत कीजिए। और यहाँ पे आप जो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ठीक है गुजराती हैं, पर यहाँ गुजरात की जनता सबसे आगे है, उनके बारे में कुछ बोलिए। 5 साल पहले जो वादे किए थे, कौन से वादे आपने पूरे किए? एक भी वादा आपका पूरा नहीं हुआ। अपना संकल्प पत्र लेके बैठिए। और सौरभ जी, मैं आपको कहना चाहूंगा 1 घंटे की डिबेट कीजिए, इनको बोलिए अपना संकल्प पत्र लेके बैठे। मैं आज के आंकड़े लेके बैठा हूं, एक का भी जवाब नहीं दे पाएंगे। ये जो डबल इंजन बात कर रहे हैं, ये इनका डबल इंजन ऐसा है जो 27 साल पुराना है, डीजल डबल खाता है और एवरेज कम देता है। गुजरात की जनता इस डबल इंजन से थक चुकी है और आपको इसका परिणाम 8 तारीख को देखने को मिलेगा। माइलेज कम है डबल इंजन का, ठीक है प्रेम शुक्ला जी। नहीं, जिसका इंजन चलता ही नहीं है वो दूसरे के इंजन के बारे में उत्कृष्टता का सर्टिफिकेट देने का पात्र तो नहीं ही होता है। ये डबल इंजन तीव्र गति से चल रहा है। गुजरात के गौरव को सतत जो है वैश्विक स्तर पर बढ़ाया गया है। गुजरात की जनता के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और ये सारी चीजों से गुजरात की जनता स्वयं वाकिफ है। उसको जो है प्रचारित करके बताने की आवश्यकता नहीं है कि गरीबी दूर करने के नाम पे गांधी परिवार की सिर्फ गरीबी दूर होगी, देश की जनता की गरीबी नहीं होगी। उनकी बहू रानी के मायके में मकान बनेंगे, एंडरसन से पैसा ले लिया जाएगा, ये सब हरकतें नहीं होती जी। ठीक है। अब ये सही मायनों में सच्चा लोकतंत्र इस देश में जिस तरह से संचालित हो रहा है, उसके कारण आप जैसी शक्तियां निश्चित तौर पर हताश हैं, निराश है और इस तरह की बातें करेंगे। मैं एक बार प्रशांत जी से पूछना चाहता हूं, अभी जो बात रोहन जी ने कही कि वो हर बार वोट पड़ने तक जो है माहौल जो है बड़ा ध्रुवीकरण का बन जाया करता है, धार्मिक ध्रुवीकरण का। गुजरात में वोट आखिर किन मुद्दों पर किया जाता है? 2017 की बात कर ले, मोदी जी तो दिल्ली आ चुके थे, किन मुद्दों पर वोट पड़ा? देखिए, मैं कब से सभी मित्रों को सुन रहा हूं, एक दो चीज कि 2002 के बाद जब मोदी जी पहली बार चुनाव लड़े तो गुजरात में 2002 के बाद पूरा चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पे गया है। और तब से आप देखिए तो कांग्रेस एक सीट पे आके अटक गई है, 55, 56, 60 वो सीट पे आके अटक गई थी। 2017 में पहली बार ऐसा हुआ कि जब पाटीदार आंदोलन हुआ, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और जिग्नेश मेवाणी, वो 3 की लाठी का सहारा मिला कांग्रेस को और पाटीदार समाज ने हेल्प किया, तब जाके वो 77 पे आई, फिर भी सरकार नहीं बना पाई। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि गुजरात में मुद्दे हैं, नहीं है ऐसा नहीं है। महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इकोसिस्टम की बात हो, इश्यू है, रहने वाले हैं। मुद्दे हर वक्त अमर होते हैं, अमर ही रहते हैं, चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन जब ये गुजरात के मुद्दों के सामने हिंदुत्व का मुद्दा आ जाता है तो उसका पलड़ा भारी हो जाता है। और पिछले 2014 और 19 के बाद राष्ट्रवाद के नाम पे एक ऐसा माहौल बन गया था। इस बार डेफिनेटली अगर आम आदमी पार्टी पिक्चर में नहीं होती तो कस में कस कांटे की टक्कर थी। और दोनों पार्टी, मैं बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंटली, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं था कि किसकी सरकार बन रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ब्लैंक थी, बट आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आई और आपने भी दिखाया कि वो डबल डिजिट में वोट शेयर ले जा रही है, तो वोट शेयर किसके जाएंगे हम सबको पता है। कोई नए तो आने वाले नहीं है, पूरा कांग्रेस का, थोड़ा बीजेपी का, लेकिन वो वोट शेयर कांग्रेस का ज्यादा टूटता है, बीजेपी का कम टूटता है। ठीक है, जो कांग्रेस का ज्यादा टूटता है उसकी वो सीटों में तब्दीली नहीं होगी। प्रशांत जी, आपने जो कहा कि बीजेपी के लिए गुजरात में काम करता आया है हिंदुत्व, और 2014 के बाद से राष्ट्रवाद भी, वो मुद्दे आज भी हैं। और अगर केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच लड़ाई होती तो शायद बहुत कांटे का मुकाबला होता, लेकिन आम आदमी पार्टी ने वो एज जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को दे दिया है। मैं धन्यवाद करूंगा प्रशांत जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेम शुक्ला जी आपका भी और रोहन जी आपका भी। तो अभी तक आपने देखा गुजरात के इस सर्वे में हम 2 रीजन्स की बात कर चुके हैं, सौराष्ट्र कच्छ और उसके बाद उत्तर गुजरात की, और उसकी जो टैली है वो आप लगातार देख रहे हैं ऊपर। 86 सीटों में से 49 बीजेपी और 35 कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और 2 सीट आम आदमी पार्टी जीत सकती है। लेकिन यहां से भी मुकाबला खुला हुआ है। अगले 2 रीजन्स में आप देखेंगे अगर, तो कुल मिलाकर 96 सीटों पर अभी बात होना बाकी है। क्या कांग्रेस पार्टी कमबैक कर सकती है? क्या बाकी गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी अपनी उतनी ताकत झोंक रही है? और आम आदमी पार्टी कहां है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।